नमस्कार मित्रों। एक बहुत बड़ा सवाल पब्लिक डोमेन में है, खासकर जिनका ताल्लुक 69,000 शिक्षक भर्ती से है और जो सुप्रीम कोर्ट की तारीखों पर और उनके उनके एक्शंस पर, उनके जजमेंट्स पर नजर बनाए हुए हैं। उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ही एक बहुत अहम फैसले पर बात करने जा रहे हैं, जो कि नजीर बन सकता है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले पर। किसको आरक्षण कहा जाए, किसको लाभ कहा जाए, क्या रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कोई लाभ मिलने के बाद में फाइनल स्टेज पर आरक्षण मिल सकता है। और हमारे साथ इस बहुत ही अहम विषय को समझने के लिए आर.के. सिंह साहब हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। अनुदेशकों के मामले में हमने इनकी विजय देखी है और ये हमें बताएंगे भी और समझाएंगे भी कि ये जो जजमेंट आया है जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे का टीटी मामले में महाराष्ट्र के, इसका 69,000 शिक्षक भर्ती पर और आरक्षण के विषयों पर क्या असर हो सकता है। आर.के. सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए, स्वागत है सर आपका। ये जो मामला था जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा के सामने और जस्टिस आलोक आराधे के सामने, ये क्या था सर, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं और फिर अगर इसकी पेचीदगियां आप समझा पाए तो बेहतर होगा, खासकर आरक्षण के ताल्लुक से। ये मामला महाराष्ट्र का था। ये पूरे महाराष्ट्र में वहाँ असिस्टेंट टीचर के रिक्रूटमेंट्स का मामला है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2017 में भी नोटिफिकेशन निकाला था। 2019 के नोटिफिकेशन के बेस पे कुछ रिक्रूटमेंट्स हो रहे थे इनके। तो वहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशंस ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिकली जो यूपी वगैरह में अदर स्टेट्स में है, उनके पंचायत रूल्स के बेस पे होता है। तो वहाँ पे जो है गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑर्डर के ही बेस पे सब कुछ होता है। उसमें एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकला था कि एक इन्होंने सेपरेट एग्जामिनेशन टीटी अगर क्वालिफाइंग है टीचर एबिलिटी टेस्ट, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते थे। इनका इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड टेस्ट होता था जी। उसके बेस पे जो है रिक्रूटमेंट इनका होता था। तो हुआ क्या था कि जिन लोगों ने टीटी रिजर्व कैटेगरी में पास किया था, रिजर्व कैटेगरी मीन्स दे हैव क्वालिफाइड 55%। टीटी में ये है कि एनसीटी की गाइडलाइंस खुद है, रिलैक्सेशन दिया है कि अगर आप एससी या ओबीसी में हैं तो आप 55% पे पास हो जाएंगे और नॉर्मल आप 60% में जनरल कैंडिडेट्स पास होंगे। ये एनसीटी का गाइडलाइन है। एनसीटी के गाइडलाइन को ही उन्होंने फॉलो किया, दे हैव अडॉप्टेड। और नॉर्मली सारे स्टेट इसी को अडॉप्ट करते हैं। जो एनसीटी बिकॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है तो वही प्रिवेल करेगा। अब इन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर में तो लिख दिया था कि 55% क्वालिफाई होंगे, वो टीटी एग्जामिनेशन टीचर एबिलिटी टेस्ट में बैठ सकते हैं। अब वो बैठ गए, वो क्वालिफाई भी हो गए, उनके नंबर ज्यादा भी थे टेस्ट में। अच्छा, इनके रूल्स में ये भी लिखा था कि वही सोल क्राइटेरिया वही होगा टेस्ट डिसाइड, टीटी के मार्क्स भी ऐड नहीं होंगे, सोल क्राइटेरिया वही होगा बिकॉज टीटी इज अ क्वालिफाइंग मार्क, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जी। जब रिजल्ट आया तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 55% रिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई किया है टीईटी का एग्जामिनेशन, वो अपनी कैटेगरी में रहेंगे, उनको हम माइग्रेट नहीं करेंगे। तो ये लोग हाई कोर्ट गए। तो हाई कोर्ट में ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ कि भैया ये लोग माइग्रेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और सरकार ने वहां पे जस्ट स्टेट ऑफ दिल्ली का वर्सेस प्रदीप कुमार का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसका हवाला देते हुए उन्होंने नोटिस लगा दिया कि बिकॉज ऑफ द प्रदीप कुमार ने कह दिया है कि भैया माइग्रेट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। उन्होंने ये सीक्वेंस में लिया इस चीज को। उसके बाद ये हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने भी प्रदीप कुमार को ही अपहेल्ड कर दिया डिवीजन बेंच। औरंगाबाद हाई कोर्ट का था ये मैटर, औरंगाबाद डिवीजन बेंच का ये मैटर। नाउ लास्ट ईयर हम लोगों ने इसको फाइल किया था, नोटिस हुआ था। आफ्टर द नोटिस प्लेडिंग्स कंप्लीट, इसमें 3 दिन हेयरिंग चली थी जस्टिस नरसिम्हा और आलोक जस्टिस के पास। अल्टीमेटली क्वेश्चन यही आया था जो आपको याद होगा 69,000 में जस्टिस मसूदी साहब का जजमेंट है, जो उन्होंने पैरामीटर्स ले डाउन किए थे डिवीजन बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सिमिलरली इसको एक कह सकते हैं कि दिस इज द एंडोर्समेंट ऑफ दैट जजमेंट। दिस इज द एंडोर्समेंट ऑफ दैट जजमेंट। उसमें भी
उन्होंने जितेंद्र कुमार और विकास संखला को लिया था और प्रदीप कुमार को डिस्टिंग्विश किया था। नाउ सिमिलर सिचुएशन अराइजेस हियर। सिमिलरली इसमें भी यही बात आई कि भैया प्रदीप कुमार ने का कहना है कि जो है माइग्रेट नहीं कर सकते हैं, उन्होंने बोला फैक्ट नहीं ना। फिर एक बीच में एक जजमेंट आया था जी किरण का, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जी किरण, उसको भी इन्होंने कोट किया था, बट सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि फैक्चुअली ये इनके ऊपर लागू नहीं होता है और जितेंद्र कुमार और विकास संखला इज एप्लीकेबल होता है इनके ऊपर, इट्स ए बेस्ट जजमेंट। और उसके बेस पे इन्होंने कहा कि ये रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो हैं वो माइग्रेट कर सकते हैं अनरिजर्व सीट पे। अब इसको मैं सर चाहता हूं आप सिंप्लीफाई कर दीजिए एकदम आम आदमी की भाषा में इस बात को। आम आदमी की भाषा में ये है कि टीईटी एक ऑल इंडिया एग्जामिनेशन है, हर स्टेट लेता है, अब तो बिना टीईटी के तो आप जा नहीं सकते। तो कुछ स्टेट्स में क्या हुआ कि कुछ स्टेट्स में फिर इन्होंने टीईटी के बाद भी स्टेट्स ने अपने रूल पे एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना स्टार्ट किया, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। पहले टीईटी के बेस, यूपी में भी जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यूपी में भी टीईटी के बेस पे ही मेरिट बनता था, बट आफ्टर द 2018 दे इंट्रोड्यूस द एटीआरई एग्जामिनेशन, असिस्टेंट एटीआरई एग्जामिनेशन का ही इशू है जो 69,000 में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, शायद आपको पता भी होगा इस बारे में। हाँ बिल्कुल, बहुत क्लीनली फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, तो उसमें भी सिमिलर यही इशू है उसमें भी, लेकिन उसमें एक और इशू ये आ गया था कि एटीआरई को इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, लेकिन एटीआरई को भी इन्होंने अपने गाइडलाइंस में कहा था कि वो भी पात्रता परीक्षा ही है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अच्छा, उसकी भी कहानी यही है कि सिंगल बेंच ने कहा कि टीईटी में तो ठीक है आपने ले लिया तो वो नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आपने एटीआरई में अगर ले लिया है रिजर्वेशन का फायदा, रिलैक्सेशन, तो आप माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो मसूदी साहब ने कहा कि नहीं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था राम शरण मौर्य के जजमेंट में कि नहीं, एटीआरई इज ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो मसूदी साहब का जजमेंट को मैं कहूंगा ये एंडोर्समेंट है, ये जजमेंट जो है, मतलब जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे ने 69,000 मामले में जस्टिस मसूदी का जो जजमेंट था उसको अपहेल्ड किया है और कहा है, मतलब कि आप डायरेक्टली नहीं कह सकते बिकॉज इसका दो अलग अलग रेफरेंस नहीं है 69,000 यूपी वाले मैटर का, बट मोर और लेस जो भी फैक्ट्स हैं वो मिलते हुए फैक्ट्स हैं, और बिल्कुल ही जो वहां पे आर्गुमेंट अपोजिट और अदर साइड जिसने वो पार्टीज ने भी आर्गुमेंट्स किए थे, ऑलमोस्ट सिमिलरली आर्गुमेंट यहाँ पे भी हुए हैं। ऑल द जजमेंट हैज बीन प्लेस्ड। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये इनडायरेक्टली एंडोर्समेंट है उसका। जी, तो इसको ऐसे समझा जाए कि आरक्षित वर्ग के लोग अगर किसी स्तर पर कोई लाभ लेते हैं किसी भी क्वालिफाइंग एग्जाम में या किसी और तरह का, तो इसका असर फाइनल एग्जाम सिलेक्शन का जो होगा उसकी मेरिट पर नहीं पड़ेगा, यही ना? उसमें एक कंडीशन और भी है, उसमें ये कहा गया है, बाकी भी जजमेंट्स में ये कहा गया है कि कोई रूल्स प्रोहिबिटेड ना कर रहा हो, कोई रूल्स प्रोहिबिटेड नहीं कर रहा हो, या आपके एडवर्टीजमेंट में कोई प्रोविजन ना हो, ऐसा। तो अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट साइलेंट था, रूल्स प्रोहिबिटेड नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ द महाराष्ट्र मैटर में जो छाया वाला मैटर आया है। सिमिलरली जो यूपी वाला मैटर है उसमें तो इनफैक्ट रूल और गाइडलाइंस दोनों ही इन फेवर ऑफ द रिजर्व कैटेगरी के फेवर में है। इसमें तो साइलेंट था, उसमें तो वो उनको पावर दे रहा है कि 1994 का एक्ट आप लागू होगा उस पर, क्या बात है। और इसमें गाइडलाइंस इन्होंने इशू की थी, इन्होंने कहा कि अगर आप एटीआरई एग्जामिनेशन पास कर जाते हैं तो आपके पास कोई राइट नहीं है कल अपॉइंटमेंट लेने का, ओनली इट इज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। गाइडलाइन में लिखा हुआ है, इनके 7 जनवरी 2019 के गाइडलाइन में लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे भी क्या हुआ था, इन्होंने जनरल के लिए 65 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 60% किया था क्वालिफाइंग मार्क एटीआरई एग्जामिनेशन में जी। तो इसमें तो गाइडलाइन में भी लिखा हुआ है, फिर इन्होंने जो एडवर्टीजमेंट निकला था उसके गाइडलाइन में भी ये लिखा था कि इसमें रिजर्वेशन लागू होगा, जो 1994 का एक्ट है यूपी का। तो यहाँ तो उल्टा है, यहाँ तो गाइडलाइंस और
एक्ट है वो आपको फेवर कर रहा है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को। बट एज पर द जो गाइडलाइंस, जो जजमेंट्स जो हैं, जो आज आए हैं या पहले के भी जो जजमेंट है विकास संकला और जितेंद्र कुमार का, वो अल्टीमेटली इन्होंने अपहेल्ड कर दिया है। और ये रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, एक तरह से कहें पूरे हिंदुस्तान के रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, ये बहुत अच्छा जजमेंट आया है। ओके, अभी तक तो आपने मसूदी कहा साहब कि का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से नहीं अपील हुआ था। अभी स्टिल इट इज द पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अभी हम उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, नेचुरली वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन ये आपने स्पष्ट कर दिया कि 69,000 केस से इस जजमेंट का इस तरीके से लेना देना है कि दोनों के फैक्ट्स काफी कुछ मिलते जुलते हैं। बहुत कुछ इसलिए मिलते जुलते फैक्ट है जी, इसलिए 69,000 मामले में जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो इस जजमेंट से थोड़ी सी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं, और ये आर्गुमेंट का हिस्सा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले पर बहस होगी। बिल्कुल ही कोट किया जाएगा इस जजमेंट को, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता ये जजमेंट ना कोट हो। अरे और वाह, बिल्कुल इसको प्लेस करेंगे ये जजमेंट। अब बिल्कुल मुझे एक बात और बताइए सर, मुझे एक बात जो लगातार लोग उठाते रहे, क्योंकि मैं बहुत सारी डिबेट्स और बहुत सारी चर्चाओं का हिस्सा रहा हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछले 6-7 सालों में, लोगों ने एक विषय बार बार उठाया और अभी आप भी उसका जिक्र कर रहे थे कि कोई और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट या कोई और जजमेंट बार बार सामने आता है जिसमें ये कहा जाता है कि किसी भी स्तर पर अगर आपको आरक्षण का लाभ मिला है तो आप बार बार आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। वही इस बार भी कहा जाता नहीं, वो एक्चुअल में उसमें इसमें फर्क है। एक्चुअली ये एक तो इसमें ये कहा गया है, या किसी भी जजमेंट में कहा गया, रूल्स अगर प्रोहिबिटेड नहीं कर रहे हैं। ये एग्जांपल ले रहे हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। यूपीएससी के एग्जामिनेशन में अगर पीटी में और मेंस में लिया जाता है तो, बट उसमें रूल्स गाइडलाइंस बनी हुई है उसमें। नाउ इन दिस एग्जामिनेशन, जो आप यहाँ स्टेट लेवल पे ये एग्जामिनेशन करा रहे हैं, और इसमें गाइडलाइंस जो है इनके फेवर में है ऑलरेडी। सो देयर इज डिफरेंस। आप जिसकी बात कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, यूपीएससी एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं, उसमें लेने पे वो दे कैन नॉट टेक द बेनिफिट इन द फाइनल एग्जामिनेशन, फाइनल मेरिट लिस्ट में। लेकिन इसमें क्या है कि उसमें तो गाइडलाइंस रूल्स प्रोहिबिट कर रही है, दे कैन नॉट माइग्रेट। उसमें अगर पीटी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपने ले लिया है तो आप माइग्रेट नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब ये वहां पर चॉइस करने का अधिकार होता है कि आप कहाँ लेना चाहते हैं? नहीं, चॉइस नहीं, उसमें तो है ही। अगर आप प्री नहीं पास होंगे तो आप फिर मेन में कहाँ जाएंगे आप? हाँ नेचुरली तो भाई हर आदमी सोचता है कि चलो प्री में ले लेते हैं बेनिफिट। तो अगर आपने वहां ले लिया तो फिर आप माइग्रेट कहाँ कर पाएंगे? तो वहां और ठीक है यहाँ सर, में फर्क आपने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर इस जजमेंट में भी स्पष्ट किया गया है कि ये तभी ये जजमेंट वहां पर लागू होगा अगर कोई ऐसी गाइडलाइन उपलब्ध नहीं है, नियम उपलब्ध नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि एक से ज्यादा बार आप नहीं ले सकते। वहां पे अगर साइलेंस है, देखिए इनफैक्ट यूपी वाले मैटर में तो बिल्कुल रूल्स और गाइडलाइन रिजर्व कैटेगरी के फेवर में है। अच्छा, आप ये देखिए ना, इन्होंने जो गाइडलाइंस इश्यूज की हुई है उसमें स्पष्ट लिखा है कि रिजर्वेशन लागू होगा। उसमें स्पष्ट लिखा है कि एटीआर पात्रता परीक्षा है। उस पात्रता परीक्षा को 2019 में, 20 में, 21 में ट्रेवल करके सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक ये कह दिया गया कि एटीआर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। हाँ, अगर वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नहीं होता तो फिर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को फायदा होता। अच्छा, लेकिन अभी भी मैटर सब जुडिस है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसके पक्ष में जाएगा, क्या होगा। बट मोर और लेस जो है, इस जजमेंट का फायदा रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स नेचुरली इसको तो आर्गुमेंट में लेंगे ही लेंगे इस जजमेंट को प्लेस करेंगे। लेकिन इस जजमेंट ने कम से कम इतना तो क्लियर कर दिया सर कि किसको लाभ माना जाएगा और किसको जो है रिजर्वेशन माना जाएगा। देखिए एक चीज और भी है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोहिबिटेड नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन 15 और 16 में भी ये चीज है कि अगर आपने क्वालिफिकेशन, ये अंजुम के भी जजमेंट में अभी दत्ता साहब ने दिया, दत्ता साहब के पास ही 69,000 पेंडिंग है। अच्छा। अंजुम के केस में ये उन्होंने डिक्लेयर किया है कि टीटी केवल एक एलिजिबिलिटी है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है।
अगर जी। आपने टीईटी में अगर कोई बेनिफिट ले लिया है तो अंडर आर्टिकल 15 में लिया है आपने, तो आपको हम्म। प्रोहिबिटेड नहीं कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 16 में आपका एम्प्लॉयमेंट है। हम्म। ये दत्ता साहब ने क्लियर किया हुआ है, जो हम 1 सितंबर 2025 को आया है जजमेंट वो, जिसमें जी। टीईटी कंपल्सरी किया है, शायद आपको पता भी होगा, जिसमें जो पहले से बिल्कुल नौकरी कर रहे हैं बिल्कुल। उनको टीईटी देना होगा। वो उसी हाँ। जजमेंट में ये लिखा भी हुआ है उन्होंने। आई थिंक पैराग्राफ 204 है समथिंग उसमें, अच्छा। पैराग्राफ 20, उस जजमेंट का 204 में उन्होंने क्लियर किया हुआ, उन्होंने एक हेडिंग दिया हुआ है टीईटी के बारे में, एलिजिबिलिटी है या क्या है उसके लिए। तो उसमें उन्होंने क्लियर किया हुआ, उन्होंने कहा कि अगर आपने क्वालिफाई, अब सपोज मान लीजिए क्वालिफाइंग मींस व्हाट, सपोज आप, जैसे आपकी डिग्री है या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ही तो है, वो क्या है, वो एज ए हाँ। क्वालिफिकेशन है, उसको डिक्लेयर कर दिया एज ए क्वालिफिकेशन। भाई अगर हम्म। आपकी ईटी एज ए क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते आप फर्दर आप। हम्म। हम्म। तो इसलिए उन्होंने क्लियर हम्म। कहा कि अगर हम किसी में अगर क्वालिफिकेशन में अगर कोई हम बेनिफिट ले रहे हैं, रिलैक्सेशन कंसेशन, तो उसका हम दावा जो है उसको हम इसलिए वंचित नहीं कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार के टाइम में, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट गवर्न होता है आर्टिकल 16 से, ओके। क्वालिफिकेशन गवर्न होता है आर्टिकल 15 से। ये आपने बड़ा सूक्ष्म अंतर बताया सर, थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये उस जजमेंट में इसको कोट किया आर्टिकल को इन्होंने, आर्टिकल 15 16 को। तो और मामला भी एम्प्लॉयमेंट उन्हीं की बेंच के एंड सामने है। क्वालिफिकेशंस और मामला भी उन्हीं की बेंच के सामने है। उन्हीं के बेंच के सामने उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर रखा है, और मोर और लेस मैंने आपको इशारा भी कर दिया 69,000 जी पे जी जी उन्होंने जी बिल्कुल जी। नहीं क्लियर कर आपने, दिया है कि नाउ यू कैन नॉट बार टू द फॉर द एम्प्लॉयमेंट। अब जी आप सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 का फर्क बताया कि क्वालिफाइंग और एम्प्लॉयमेंट कैसे कैसे गवर्न होते हैं इन दो अलग अलग आर्टिकल से। आपने ये भी बताया कि इस जजमेंट में एक जो राइडर लगाया है, जो कंडीशन लगाई है, वो क्या है, और इस जजमेंट का 69,000 के फारूकी साहब के जजमेंट से क्या ताल्लुक है। ये आपने बड़ा स्पष्ट अंतर बताया। निश्चित रूप से जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो इस वीडियो को देखकर बड़ा आनंद और बड़ा उत्साह महसूस करेंगे, कम से कम इस जजमेंट और आपके इस एक्सप्लेनेशन के बाद। वैसे तो निर्णय आना है, कोर्ट में जो सुनवाई होगी वो देखिए, एक अलग मोर और अलग लेस, मैटर। देखिए हम लोग तो चाहते हैं कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हो, जो ये दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि मैक्सिमम जी एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट्स की बहुत कमी है। और हम ये चाहते हैं कि सरकारें और वैकेंसीज निकाले, बहुत सारी पेंडेंसी पड़ी भी हुई हैं, बहुत सारी वैकेंसीज भी पड़ी हुई हैं, अब स्टेट गवर्नमेंट निकाले और रिक्रूटमेंट्स करें, सबको खत्म करें। क्यों अब आपने सर लिटिगेशन में इतनी बच्चे। बात कही दी है, हम्म, आपने इतना कुछ कह दिया है, अपनी पर्सनल ओपिनियन, आपने अपनी व्यक्तिगत इच्छा जाहिर कर दी है, तो एक बात मैं और कहना चाहूंगा। कल हम्म, 72,825 भर्ती मामले में सरकार ने हम्म। कह दिया कि हमारे पास एक सीट नहीं है देने के लिए। ऐसा ही देखिए, 69,000 भर्ती में आशंका है, नहीं वहां नहीं भी नहीं, पिटिशनर एकोमोडेशन की बात चल रही थी। जी देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन 72,000 और 69,000। देखिए जी प्लीज 72,000, मैं अगर इफ यू हैव ए परमिशन देन आई विल प्लीज प्लीज एक्सप्लेन प्लीज व्हाट गो इज। अहेड सर, प्लीज गो अहेड। देखिए 72,000 का जो मामला है वो 2017 में डिस्पोज ऑफ हो गया, यहाँ से खत्म हो गया था, मैटर क्लोज हो गया था। उसमें उन्होंने डिसाइड कर दिया था, और रिपोर्टेड जजमेंट है शायद आदर्श गोयल जी और यू ललित साहब को, जस्टिस यू ललित साहब का जजमेंट था वो, मुझे याद है, मैं उसमें अपीयर हुआ था उसमें। उसमें इशू यही था, उसमें वो इशू आया हुआ था कि 12th अमेंडमेंट के बेस पे रिक्रूटमेंट होगा कि 15 अमेंडमेंट के बेस पे रिक्रूटमेंट होगा, उसमें वो ये इशू था। तो अभी एज पर द लॉ जो है 50 अमेंडमेंट के बेस पे अभी भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं, जो गुणांक जोड़ा जाता है उसी के बेस पे। अभी भी जैसे आप यूपी में आज भी जो अगर कोई रिक्रूटमेंट होगा तो वो 50 अमेंडमेंट के बेस पे ही हो रहा है। जी उसमें बाद में अमेंडमेंट करके वो और भी जोड़ा है, आईटीआरए वगैरह जोड़ा है इन्होंने 23 में 22 में या किसी में जोड़ा है उन्होंने संशोधन में। बट उनका जी जी जी। बेसिकली वही था कि वो जो है गुणांक के बेस पे ही किया जाएगा। अब वो जजमेंट हो गया, उसमें ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 72 में 65 या 66,000 रिक्रूटमेंट्स उन्होंने इंटरिम पे कर दिए थे, जस्टिस ललित साहब ने कर दिया था। उसमें 5-6 हजार सीटें बच गई थी, 5-6 हजार सीटें बच गई थी। अब वो 6,000 कुछ 5-6, सीटें। हाँ जो भी है, मेरे को एग्जैक्टली आई हैव नो डाटा।
तो जो 5-6 हजार सीटें बची थी उसमें ये उन्होंने कहा था, लिबर्टी दे दी थी स्टेट को, और ये भी था कि वो 15 अमेंडमेंट के बेस पे ही होना चाहिए, क्योंकि लॉ तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है इंट्रीम तो हमने करा दिया 12th के बेस पे, बट वो अल्टीमेटली डिसाइड कर दिया था कि 15 इज द करेक्ट। तो बाकी रिक्रूटमेंट्स तो 15 पे ही होने चाहिए अगर बचे हुए सीट पे मान लीजिए, बट स्टेट ने कहा वो क्लोज कर दिया, चलो स्टेट के पास राइट है, क्लोज कर दिया, जो भी है वो पुरानी भर्ती हो गई। उसके बाद बहुत सारे उसमें रिव्यू भी फाइल हुआ, क्या बोलते हैं, उसके बाद क्यूरिटीज भी फाइल हुए, वो डिसमिस, कंटेम्प्ट भी इसमें डिसमिस हो चुकी है। अल्टीमेटली 2023 में किसी कंटेम्प्ट में इसमें नोटिस हुआ था, वो शायद मैटर चला आ रहा था, ट्रेवल करते करते जस्टिस शायद करोल साहब के पास गया था, इस मैटर में उन्होंने कुछ किया था। तो एक तो ये चीज थी कि 32,000 के लिए तो कोई भी स्टेट तैयार नहीं होगा, जो मेरा अपना ओपिनियन है। 32,000, देखिए एक तो ये है कि 69,000 में फर्क मैं बताना चाह रहा था। देखिए 69,000 में सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं है, आप समझिए इस चीज को। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ बढ़ा के या ज्यादा करके कुछ एडजस्ट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। बट एक 72,000 का मैटर ऐसा है जिसमें जजमेंट डिलीवर हो गया 25/7/2017 को, जजमेंट रिपोर्टेड हो गया, अब आप उसको रीओपन कर रहे हैं 10 साल के बाद, बहुत डिफरेंस है। तो दैट वुड बी डैमेज सम पार्ट ऑफ द डैमेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब कल 10 साल के बाद हम कोई अब तो कल को क्लेम करने आ जाए शिक्षा मित्र भी कि हमारा भी 2017-25-7 को ही हुआ, तो उसको भी रीओपन करो। कुछ शिक्षा मित्र भी आ सकते हैं, सेम डेट पे उनका भी जजमेंट आया था। तो 69,000 में अभी ये पेंडेंसी या ये होप है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एडजस्ट कर सकता है, कुछ भी सीटें आगे पीछे करके, एज पर माई नॉलेज, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई 2017 के जजमेंट में कहे कि उसमें रिक्रूटमेंट आप कर दो, तो फिर तो वो बात हो गई ना कि 20 साल 10 साल पुराने जजमेंट को रीओपन करो और उसमें एडजस्टमेंट करो। ये बड़ा बेसिक डिफरेंस है। ठीक है सर, थैंक यू। ये आपने 69 और 72,000 भर्तियों का अंतर बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आगे भी चर्चा होगी, चूंकि आपने एक वादा किया है अनुदेशकों के रेगुलराइजेशन के विषय को उठाने का, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी करेंगे बातचीत, उस पर भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।